जी, डॉक्टर शुरू करिए। हाँ जी। So, good evening, everyone. My name is Dr. Shilpi Arora, and those who are new in this meeting, for them, I'll tell you that for OIAH, that is Orbit Institute of Applied Homeopathy, I am the principal of this institute and headed by Dr. Deepak Sharma. So, you all must be aware about OIAH through Dr. Deepak Sharma. And we have permitted few students who requested us to join this meeting as they wanted to learn few tips and tricks about and they wanted to see how this sessions go on. So that's why we have given the link of this meeting to few of the students, but the recording of this will not be shared to those students. It will be given only to the regular people who have joined this course. So today's course is basically today's topic basically is again थोड़ा सा हमने एक डिस्कशन नेल पे पहले भी किया था, आज भी हम नेल पे थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे. बट बिफोर दैट, in skin there are few aggravation times, there are few medicines which run on the aggravation and generalities and modalities. I would like to focus little bit on repertory for those. So, Dr. Deepak, can you just make me share the screen? Okay. Yeah. So, as we all know that जब हम केस टेकिंग करने जाते हैं तो हमारा मेन एम क्या होता है? हमारा मेन एम होता है कि जब हमारे को किसी भी पेशेंट को ठीक करना, बट उसका केस टेकिंग लेने के लिए डॉक्टर हैनेमन ने 3 तरीके के बताए थे कि देयर वर 3 ways बाय विच वी कैन टेक द केस टेकिंग. फर्स्ट वे वाज लीनियर वे. लीनियर वे क्या होता है कि इट्स अ स्ट्रेट वे जो कि नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द एलोपैथिक मेडिसिन डॉक्टर्स आर फॉलोइंग दिस, एंड कई बार वी आल्सो आर फोर्स्ड टू फॉलो दैट प्रिंसिपल कि हमारा एक गोल सेट होता है. गोल सेट होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल वी आर वर्किंग लाइक अ डिटेक्टिव, कि हमें पता है कि चोर कौन है और हमें उस चोर को पकड़ना है. सो वी आर नॉट बिहाइंड के उस चोर ने वो चोरी क्यों करी, उस चोर के क्या सर्कमस्टांसेस थे कि दैट वो चोर बना. दैट ऑल इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस लीनियर मेथड. जो सेकेंड मेथड होता है दैट इज कॉल्ड ए सर्कुलर थिंकिंग मेथड. सर्कुलर थिंकिंग मेथड जो कि मेजॉरिटी ऑफ द होम्योपैथ्स को हम सोचते हैं और करना भी चाहिए. हम आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, ड्रीमर्स और विशनरीज की तरह सोचते हैं कि अगर किसी ने चोरी करी है तो वो चोर क्यों बना और उसने चोरी क्यों करी, उसके क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसने उसको फोर्स किया चोर बनने के लिए. ऑल दीज थिंग्स कम अंडर सर्कुलर वे ऑफ थिंकिंग. बट स्टिल लीनियर वे और सर्कुलर वे दोनों मिला करके जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसीडेंट वे ऑफ थिंकिंग. ट्रांसीडेंट वे ऑफ थिंकिंग जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स अडॉप्ट करते हैं, दैट इज they reach to the heart of the case and they basically reach to the heart of the remedy also. तो जो बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं उनकी जो एबिलिटी है, नाउ व्हाट कम्स अंडर ट्रांसीडेंट थिंकिंग. ट्रांसीडेंट थिंकिंग बेसिकली इज कि कभी हम लीनियर वे में जाते हैं, कभी हम सर्कुलर वे में चले जाते हैं. सो गो बैक टू फोर्थ, कमिंग बैक अगेन एंड फॉलोइंग. हम हार्ट से भी सोचते हैं कि उसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, और दूसरा कि हमें ये भी पता है कि वो चोर भी है. तो चोर बनना और उसके सर्कमस्टांसेस, उसको चोर बनने के लिए किसने उसको इंस्पायर किया, हमें सारी चीजें सोचनी चाहिए सो दैट हम उनके मेंटल जनरल और उनके फिजिकल जनरल और उनकी जो फाइनल रिजल्ट है हम उस तक बेसिकली पहुंच पाए. सो दिस इज अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग द केस टेकिंग. बट अभी मैं केस टेकिंग पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी बिकॉज अवर टॉपिक इज नॉट ऑन केस टेकिंग. बट सिंस आई लाइक दिस थिंग so I wanted to share few things to with all of you which Dr. Hanneman had given in his journals. So जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किन केसेस. स्किन में बेसिकली बहुत ज्यादा एक पिक्युलैरिटी होती है. देयर इज अ टर्म कॉल्ड पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी मीन्स दैट जितने भी सिम्टम्स होते हैं दे शो सम पर्टिकुलर रिकरेंस. उनकी जो रिकरेंस होती है दे फॉलो सम टाइम, सम पर्टिकुलर टाइम.
कि पेशेंट आके बोलेगा मुझे, मैं पूरा दिन तो ठीक रहता हूँ बट शाम को एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब मुझे इचिंग होने लगती है, या कुछ कहते हैं कि देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम इन द नाइट कि मुझे रात में मेरी नींद खुल जाती है. So based on these aggravations, we can decide on few medications और हम उन मेडिसिन की तरफ सोच सकते हैं. And then as we have discussed in the prior sessions कि हम उस बेसिस पे जब हमें किसी पर्टिकुलर मोडालिटी की वजह से या किसी एग्रीवेशन की वजह से हमें कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन ध्यान में आती है, we can think on the line of that medicine. And then we can rule out all the mental, physical, general of that medication. Like for example, Eupatorium perf. Eupatorium perf is a very good medication और उसका जो mainly aggravation होता है 7 AM, morning 7 बजे. And this also is a very important thing कि हम पूरे दिन को we basically divide it into 4 parts. Morning refers to 6 to 9 AM. अगर वो 9:30 है, that is not called as morning. That comes under forenoon. Forenoon from 10 AM until noon. Afternoon is 1 PM to 5 PM. Evening is 6 PM to 9 PM. Night is 9 PM until 5 AM. So if we are trying to find out a medicine and अगर हमने 10 o'clock को morning में देखना शुरू किया, that means our medication will not be proper. So we should be very clear that morning time क्या है, forenoon time, afternoon time, night और evening time क्या है, so that we can search for the best rubric and the best section in the repertory. Now 9 AM. 9 AM is the aggravation time for chamomilla. 10 AM, specific medicine Netromur. Sulfur has an aggravation time of 11 AM. Argentum metallicum in the noon, that is in the afternoon, somewhere around 1 PM to 5 PM, or exactly 12 PM. Pulsatilla has aggravation around 2 PM, Belladonna 3 PM. Sepia shows 2 times of aggravation, either 3 to 5 or 4 to 6. Lycopodium 4 PM. Aurum mat and Meadorhinum show better evening. Pulsatilla and Phosphorus, twilight. Now, what is the meaning of twilight? Anyone can tell? What's the meaning of twilight? Twilight is what? What time do we call as twilight? After 12 PM. After 12 PM. Okay. Anyone else? Dr. Arora, the twilight is to be considered when sun is approximately already setted and is going to be dark, but not still dark. So it in between that light is called twilight. Yes, I hope it's all right. yes, that is very correct, sir. That is considered when the sun has setted, but still we can see some light of the sun. It is not completely dark. It is still some kind of orangish shadows we can see everywhere. That is the time of twilight in which Pulsatilla and Phosphorus have to be thought of. 9 PM is the aggravation time of Bryonia. Sunset to sunrise, that is for Syphilinum. 11 PM, cactus. Lycopodium shows better at midnight. 1 AM, arsenic elm. And 2 to 4 AM, Kalika. 3 AM, Kalinite. And 4 AM, we all know, is Nux vomica. Also, carcinosin shows aggravation as 4 AM, but carcinosin was not included in Kent's repertory. 5 AM is the aggravation for podophyllum and kali iode. So these are all the medicines which show some particular periodicity. So if a patient is coming with some kind of a symptom which is showing a particular periodicity at some particular time, then on the basis of these particular times, we can think of all these medications which are written in this list. These are very specific medicines mentioned in the Kent's repertory. Now,
there is one more thing which we should emphasize apart from this is, sometimes we get confused about, suppose a patient comes with, let's take a common case right now which is running, that is throat pain. A person has got throat irritation. When a person has pharyngitis, a person has laryngitis, there will be a pain in the throat. That symptom of pain in the throat should not be considered for taking as a rubric for repertorization. Now I'll show one case. I would like you all to find out like what are the various what are the various rubrics we can think of in this small simple case. John is 43 years old, single male, who has an acute severe throat pain. For last 3 days, the pain is there. The pain is markedly worse when swallowing liquid and only on the left side. The pain is also worse when swallowing warm fluids. There is significant pain in the throat pit. There is a very strong craving for pasta. He says that he is afraid to take any medication for this because it might poison his system. What are the various rubrics we can think of? There will be some 4 to 5 rubrics which we can get from this case. I would like all of you to please jot down in the paper and write down what 4 and 5 rubrics will be there. When I show that these rubrics should be considered, then you can tally. And if there is any changes, you can think of and tell me like what all changes we can make in that. Yes, can I have some rubrics? What should be the first rubric taken? Fear being poisoned. Fear being poisoned. Okay. Fine. Anyone else? Any other rubrics? Aggravation, swallowing liquids. Okay. Aggravation, but we can't take aggravation. We have to specify aggravation of what. So you have to take pain, throat, aggravated Pain, swallowing. throat, worse swallowing, Yes. and worse on left side. Pain, throat, Worse swallowing, warm liquids. aggravated swallowing, and pain, throat, aggravated warm fluids. Okay, very good. Next one. Any other? Pain, throat, worse Pain, throat, left side. left side. Pain, throat, and left side. Correct. And fifth one. Food desires pasta or food desires pasta. Do we have any rubric related to pasta specifically? In Kent repertory, I guess there is no rubric. It is there. Which is fat or fatty things. Okay, food desire pasta. Fine. So these are the 5. So if you have by any chance any repertory with you, can you think, just repertorize it and see which medicine is coming?
Ma'am, lachesis. Yes, very correct. The medicine coming is lachesis. So this I had given you for throat concern. Our topic is not throat. Now I'll be giving some time for Dr. Deepak to explain about what he has to say about the nail and some nail diseases. Then I'll show one case which is related to nail and some skin diseases, so that after that we can find out what are the various rubrics, what are the various major common symptoms and uncommon symptoms we have to take so that we can use them for repertorization. So this was just an example to show that how we have to think of. Later on, we'll do few cases based on our skin part. So now I'll ask Dr. Deepak to explain today's topic on nail and various affections related to the nail and what all various diseases can cause nail infections, nail affection. Yes, Dr. Deepak. Thank you. Yes. थैंक यू डॉक्टर शिल्पी, जो रिपोर्टरी के बारे में आपने बताया और जो आपने एक अच्छा मेथड भी दिया अभी। तो क्योंकि हम लोग एक स्किन के ऊपर कोर्स कर रहे थे 3 महीने का, और आज हमारा ये 11th डे की एक क्लास है। तो अभी रिसेंटली लास्ट संडे जब मैं पूना में था, तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत अच्छा सा हो गया, डॉक्टर्स ने मुझे बहुत अच्छा सा सम्मान दिया। तो मैं चाहता हूँ कि उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी, कई सारे लोगों के मैसेज भी आए कि जो क्लासेस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आज का ये जो सेशन है ये हमारा एक्चुअली कोर्स का एक पार्ट है, जिसमें आज हम लोग स्किन डिजीज एंड होम्योपैथी के नाम पे एक कोर्स करा रहे थे। और आज हमारा 11th डे है, नेल के ऊपर आज हम लोगों को बात करनी थी। तो बाई चांस हम लोगों ने ये लिंक जो है डॉक्टर शिल्पी ने आज अलाउ कर दिया है आप सब लोगों को आने के लिए, जो लोग नए हैं। इसकी कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग उन लोगों के लिए है जो हमारे ऑलरेडी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा किसी और की रिकॉर्डिंग नहीं है। तो आज जब हम लोग नेल की बात कर रहे हैं तो हम लोग स्किन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। बात आई नेल की, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनको एक हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार नेल्स को काटने की जरूरत पड़ रही होगी? कुछ लोग हैं ऐसे जिनको एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर नेल काटने की जरूरत पड़ रही है? Yes, sir. और पूर्वा, मानवी, मेरे मजेंद्र, नो, मानसी वगैरह सर, सिमरन, यस, ठीक है। बहुत सारे लोग चलिए मानते हैं कि मेजोरिटी ऑफ लोग जो हैं वो यस सर कहेंगे। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं या जिनके नेल जो हैं वो इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, तो वो थोड़े मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि नेल का ग्रोथ होना, मतलब अगर हम लोग सिर्फ साइंस की बात नहीं करते, पुराने लोगों की बात करते हैं, तो वो लोग कहते थे कि अगर नेल बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगे तो इसका मतलब कोई डिजीज है, या आपका जो डिजीज का पैटर्न है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। तो पहले के फिजिशियन भी ये लोग कहते थे, ऐसा कुछ बुक्स में लिखा भी है। तो जनरली जो नेल्स की कटिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो तकरीबन 20 to 25 डेज में आनी चाहिए। वो आपको वीकली या 10 डेज में नहीं आनी चाहिए। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का एक सबसे पहला एग्जाम्पल है। देखिए हमेशा याद रखिए कि जो नेल है वो स्किन का एक पार्ट है, और जो नेल है वो बेसिकली हमारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन था वो हमारी फिंगर्स को या हमारे जो फुट है उसको सपोर्ट देने के लिए बना है। तो इसकी एक छोटी सी एनाटॉमी है जिसके बारे में मैं आज अभी इस इमेज में आपको दिख रहा होगा। जी देखिए, जनरली ये नेल प्लेट है, उसके बाद उसका जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा है ये नेल बेड है, ये डिस्टल एजेस ऑफ नेल प्लेट है, हाइपोकाइनियम, फिर उसके बाद क्यूटिकल की लेयर, ये फोल्डिंग है, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आगे जितने भी केसेस आएंगे या जितने भी इसकी डिजीज डायग्नोसिस आएंगे वो यहीं से रिलेटेड होती हैं ज्यादातर।
या फिर जो नेल प्लेट का सबसे नीचे का पार्ट है, जिसको हम हाइपोकाइनियम बोल रहे हैं, यहाँ पे जनरली इन्फेक्शन की जो रूट्स हैं नेल्स के अंदर वो यहीं पे ही आएंगी। जो नेल मैट्रिक्स है ये हमेशा डिपेंड करता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसा है। तो जब भी कभी सबसे पहले मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से या ऐसी बीमारी जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म चली आ रही है या जो क्रॉनिक डिजीज है, उसमें सबसे पहले जो खराब होने वाली चीज है वो नेल मैट्रिक्स है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम थोड़ा एनाटॉमी से शुरू करते हैं हमेशा। ये मेरे गाइडेंस है, जब मैं अभी परसों तरसों ये पढ़ रहा था, फ्राइडे को हमारा एक कोर्स होना था, तो फ्राइडे की बात है, जब मैं इसको पढ़ रहा था ग्रेस से, तो हम इसको समझेंगे कि ये लेनुला है, एपोकाइनम, इसकी जो जोना कॉर्निया जो लेयर है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है। उसके बाद जोना जर्मिनेटा, ये जो लेयर है ये इन्फेक्शन के लिए सबसे प्रोन होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी अगर जोना कोरोना कॉर्निया अगर खत्म हो गई होगी, तब भी क्रोनिक डिजीज को इंडिकेट करते हैं। तो ये बहुत मेन पॉइंट है। अगर आपको डिजीज डायग्नोसिस पे जाना है और आपको लगता है कि कोई ऐसी जगह केस प्रेजेंट करना है जहाँ पे आपको डिजीज डायग्नोसिस बतानी पड़े, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। नाउ नेल के फंक्शन क्या है, जैसे हम लोग फिजियोलॉजिकल बात करें तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो स्ट्रेटनिंग का है, मतलब जो हमारी फिंगर्स हैं उसको एक सपोर्ट देना। दूसरा प्रोडक्शन करना। फिर उसके बाद एनहांसिंग द फाइन मोटर मूवमेंट्स, जो भी हमारी मूवमेंट्स हैं। हालांकि जैसा मैंने अभी एक पूना में जब लेक्चर लिया तो मैंने कुछ बताया कि जो हेयर्स हैं वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन में चलते जा रहे हैं, ऐसी नेल्स भी जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन में चलते चले जाएंगे, क्योंकि हमारी जो पावर है जो स्ट्रेटनिंग है, जब जो हमारी फिंगर्स हैं वो वैसे भी मजबूत होती चली जाएंगी, तो नेल की ग्रोथ जो है वो बहुत पहले से कम हो गई है। बहुत सारे जो बहुत सारे लोग हैं वो छोटे नेल के साथ भी आ रहे हैं। फिर इसका सबसे मेन फंक्शन है वो है सेंसेशन का। तो जो सेंसेशन है ये सबसे मेन चीज है। जब भी कभी नेल के सेंसेशन की बात आएगी या एक बार अगर सेंसेशन शुरू हुई, इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेज है वो है इंजरी। ज्यादातर ऐसे कॉजेज जो इंजरी की वजह से होते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेंसरी पार्ट इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से जो पेन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर पेन नहीं हो रहा है किसी भी इंजरी के बाद, तो इसका मतलब कोई डीप इन्फेक्शन है या वो गैंग्रीन की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि जो पेन है वो कितना सीवियर है और वो किस लोकेशन पे है और वो किस वजह से हुआ है। जैसे अगर आपसे को मैं एग्जांपल बताऊं कि हमारे पास पेन के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है। नंबर वन जो प्राइमरी मेडिसिन है आर्निका, मतलब आर्निका मेडिसिन है। उसके बाद रूटा है, उसके बाद हाइपेरिकम है, उसके बाद बेलिस्पर है। ये कुछ मेडिसिन है जो इंजरी के लिए सबसे प्राइम मानी जाती है। लेकिन अलग अलग इंजरी की अलग अलग मेडिसिन हैं। जैसे अगर एग्जांपल दूं कि अगर आप हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कभी ना कभी किसी दरवाजे के अंदर कोई नेल आ गया होगा या फिंगर आ गई होगी, तो वहां पे जो सबसे ज्यादा अच्छी मेडिसिन काम करती है वो है रूटा। बहुत सारे लोग यहाँ पे हाइपरिकम को देते हैं, लेकिन यहाँ पे इस चीज के लिए रूटा जो है ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है। आप रूटा 6 को या रूटा 12 को बहुत रिपीटेडली फ्रिक्वेंटली रिपीट करिए। देखिए 1 डेढ़ घंटे के अंदर ही पेन की सीवियरिटी जो है बहुत कम हो जाती है। ऐसी अगर आपको कोई ऐसी चोट लगती है, जो कोई अगर सामान गिर जाता है, तो उसके लिए हाइपेरिकम और आर्निका सबसे बेस्ट मेडिसिन है। तो जो मैंने स्पेसिफिक सिखाना चाह रहा हूँ वो रूटा के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी इंजरी हुई है जिसमें कोई दरवाजे के अंदर आ गया है या कोई मशीन के अंदर आपका नेल आया है और सिर्फ पेन है, ब्लीडिंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये जब के लिए है जब आपके पास ब्लीडिंग नहीं है। अगर ब्लीडिंग होगी तो मेडिसिन चेंज हो जाएगी। तो रूटा जो है वो जबी के लिए है जब ब्लीडिंग नहीं हो रही है। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तब आप हाइपरिकम से स्टार्ट कर सकते हैं। और आर्निका वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देनी, क्योंकि आर्निका जो है जनरली वैसोडाइलेटर मेडिसिन होती है। तो सेंसेशन मैं मेडिसिन का पार्ट जो है ऐसे ही पूरा करता चला जाऊंगा, तो आप लोगों को मेडिसिन की कंपेरिजन भी समझ में आती चली जाएंगी। तो ये उसके नॉर्मल फंक्शन हो गए। अब आते हैं नेल की डिजीज पे। तो जो नेल की डिजीज है ये स्पून लाइक नेल्स हैं जो आप देख रहे होंगे। इस स्पून लाइक नेल्स की जो सबसे मेन बात है कि अगर इसको टेस्ट कैसे करेंगे, मतलब आपको कैसे पता लगेगा। तो आपके नेल के ऊपर, मतलब किसी पेशेंट के नेल के ऊपर आप एक पानी की ड्रॉप जब डालेंगे, तो वो ड्रॉप जो है वो गिरेगी नहीं, वो वहीं की वहीं रह जाएगी। ये स्पून की तरह काम करता है। तो ऐसे जो स्पून नेल्स हैं वो ज्यादातर डायबिटीज मेलाइटिस, क्रॉनिक डायबिटीज मेलाइटिस या लॉस ऑफ प्रोटीन की वजह से ऐसा होता है। और ये जो डिप्रेशन है ये बहुत जब भी आते हैं, जनरली मिडिल फिंगर में सबसे पहले आते हैं, उसके बाद थंब में आते हैं, उसके बाद फिर फुट में आते हैं। सबसे पहले जो हैंड्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका सीक्वेंस हमेशा याद रखना है। नंबर वन, अगर हैंड्स में आ रहा है
उसके बाद मिडिल फिंगर मारा है, तो इसका मतलब ये प्राइमरी स्टेज है। इसके आगे आगे आपको लॉस ऑफ प्रोटीन को उसका ध्यान रखना है, मतलब प्रोटीन की डाइट का। और डायबिटीज मेलाइटिस क्रोनिक है तो बिगड़ी हुई है तो भी ऐसा हो सकता है। नाउ कुछ ऐसे नेल्स आते हैं जहाँ पे आप रिजेस देखेंगे जो सेंट्रली होंगे, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, बहुत कॉमन है। जब भी कभी ऐसे साइन लेकर के आएंगे तो दोनों डिफरेंस है। अभी जो नेक्स्ट वाला डिजीज आएगी उसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस है कि नंबर इसमें उभार दिख रहा है, मतलब आपको जो लाइन्स है वो उभार के साथ है। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो इसके जो बेसिक इंडिकेशंस है, नंबर एक तो एजिंग है, उसके बाद डेफिशिएंसीज है, और बहुत सारे विटामिन्स को लेकर के और जिंक की डेफिशिएंसी को मेनली मार्क करता है। तो जब भी कभी ऐसा पेशेंट आएगा आपके पास जो नेल की डिजीज को ऐसा लेकर के आएगा जो सेंट्रली प्लेस्ड है और उसमें उभार है, उसमें रिजेस है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो एजिंग प्रोसेस है उसको ध्यान में रखना है और जिंक की डेफिशिएंसी को ठीक रखना है। अब जब नेल की बात हो रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नेल नेल हो गया, टीथ हो गया और हेयर हो गया, ये ऐसे पार्ट हैं जो बिल्कुल डेड पार्ट है। तो सबसे पहले तो आप कभी भी किसी भी पेशेंट को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लेकर चलिएगा कि हम आपका जो नेल है वो बहुत सुंदर बना देंगे, 6 महीने में ये ठीक हो जाएगा, 1 साल में ये बिल्कुल गोरा हो जाएगा, ये 1 साल में प्लेन हो जाएगा। जनरली ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले किसी भी नेल डिजीज का आपका जो काम है, किसी भी नेल डिजीज का आपको सबसे पहले ये बताना है कि हम इसके प्रोग्रेशन को रोकना है। मतलब अगर आपके पास ये एक डिजीज लेकर के आया है तो ये दूसरे नेल में ना जाए या इसी नेल में और डिजीज ना बने। सबसे पहला काम हमारा सिर्फ इतना होता है कि किसी भी डिजीज के प्रोग्रेशन को रोकना, डिजीज को क्योर करना, उसको ठीक करना, उसको बेहतर बनाना, वो सब चीजें जो है वो सेकेंडरी होती हैं। सबसे पहला काम होता है कि हमें किसी भी डिजीज के प्रोग्रेशन को वहीं का वहीं रोक देना है। तो ये काम सबसे पहले है। ये नेल, हेयर, टीथ या ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन के साथ थोड़ा लेट होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन पेशेंट को नहीं देनी है। सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आप इसमें कोई सिम्टम आ रहा है आप इसको कैच कर रहे हैं। हालांकि जब भी कभी ऐसे पेशेंट आएंगे आपके पास तो वो कोई और सिम्टम लेकर के आएंगे, किसी और बीमारी के लिए आएंगे, लेकिन आपको ये नेल एग्जामिनेशन करना है ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि उसमें जिंक की डेफिशिएंसी हो रही है, तो आप उससे रिलेटेड मेडिसिन या उसके रिलेटेड उसको डाइट बता सको ना। अब आते हैं सेंट्रल लाइन कैनाल में। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो पिछले वाली स्लाइड में था उसमें एक रिजिस थे, लेकिन इसमें डिप्रेशन है। मतलब इस लाइन में पूरा एक डिप्रेशन है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई गड्ढा सा खोद दिया है और पूरी एक कैनाल बन गई है, तो इसी के नाम से इसको जो बोला जाता है वो सेंट्रल नेल कैनाल बोला जाता है। इसके जो इंडिकेशन है वो आयरन और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसीज है, सीवियर इंजरीज है, हो सकता है कुछ ऐसी चोट लगी हो जिसकी वजह से ऐसे मार्क आ गए हो, आर्टेरियल डिजीज इसका मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप लोगों को ये आना चाहिए कि आर्टीरियल डिजीज में ऐसा क्यों होगा। क्यों? क्योंकि आर्टरी तो बहुत बहुत सारी जगह है, लेकिन आर्टरी का नेल पे क्या इम्पैक्ट है इसके बारे में अभी आपको, जब मैंने पहली वाली जब इमेज बताई थी जिसमें मैंने आपको एनाटॉमी का जिक्र किया था, तब मैंने आपको बताया था कि आपको नेल मैट्रिक्स के बारे में बहुत जरूर से पढ़ लेना चाहिए और हमेशा इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो नेल मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ पे जो भी सर्कुलेशन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। आप लोगों को ये तो मालूम ही होगा कि ये जो हमारे नेल्स होते हैं ये हमारे पेरिफेरल सर्कुलेशन को भी सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे जो एनास्टोमोसिस बनते हैं ब्लड के, आर्टरी से लेकर के कॉर्पस तक, फिर उसके बाद कैपिलरीज तक, फिर उसके बाद वेन्स तक, तो ये जो एनास्टोमोसिस बनते हैं इसको सपोर्ट करने के लिए भी नेल का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और जब भी कभी आपका पेरिफेरल सर्कुलेशन डिक्रीज होगा तो आपका मैट्रिक्स इफेक्ट करेगा, और ये ज्यादातर मेटाबॉलिक डिस्ट्रेस या मेटाबॉलिक डिजीज के कारण ही होता है। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो आपके नेल्स भी इफेक्टेड होंगे, आपके टीथ भी इफेक्टेड होंगे। तो सेंट्रल कैनाल नेल कैनाल जो है उसके इंडिकेशन है आयरन और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, सीवियर इंजरीज और आर्टेरियल डिजीज। अभी तक मेरे पास शायद इस टाइप का सिर्फ एक या दो केस आया है। हालांकि वो मैंने बताया कि वो सिम्टम इस चीज के लिए नहीं आए थे, हमने सिर्फ ऑन एग्जामिनेशन पाया, जिसमें से एक केस में उसको इंजरी थी तो हमने उसको इग्नोर कर दिया। बाकी सिर्फ हम अभी तक भी वो केस नेल के लिए बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। उसकी जो कैनाल है सेम है, कोई दूसरी कैनाल डेवलप नहीं हुई है किसी दूसरे नेल में, और जो बाकी के सिम्टम्स हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि अगर कोई ये नेल का ये वाला पेशेंट लेकर के आ गया कि आपको जी मेरा जो नेल है वो कॉस्मेटिक पर्पज से ठीक कर दो, तो ये थोड़ा मुश्किल है।
क्योंकि एनाटॉमी अगर डिस्टॉर्टेड है तो उसको ठीक करने के लिए सर्जरीज या कोई दूसरे ऑप्शंस होते हैं, मेडिसिनली बहुत जल्दी से ठीक नहीं होते, तो ये एक टाइप का एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो जाता है जिसको हमें प्योरली मेडिसिन से ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस इतना कर सकते हैं कि आगे के लिए हम इसको ना होने दें, किसी दूसरे नेल को खराब ना होने दें, और इसको यहीं कहीं स्टॉप कर दें ना। ये तो अब इससे पहले जो था वो था जिसमें ये सेंट्रल कैनाल है, मतलब एक बिल्कुल सेंटर में कैनाल थी, लेकिन उसमें इसमें क्या है, रिजेस हैं, उभार हैं, लेकिन मल्टीपल्स हैं। इसका भी सबसे मेन रीजन जो है वो एजिंग है। फिर उसके बाद वर्टिकल कॉमनली जो डिजीज होती हैं, ऐसी डिजीज ज्यादातर ऐसे लोगों में होती हैं जो बहुत ज्यादा क्रॉनिक एल्कोहलिज्म का शिकार होते हैं, या कोई बहुत बड़ा नशा कर रहे होते हैं बहुत काफी सालों से, वो भी काफी मात्रा में। ये भी इसका पहचान है। लेकिन उसकी पहचान के साथ साथ आपको एक बात और बता दूं कि ये जो डिजीज आपको दिख रहे हैं, इसके साथ साथ में एक ब्लैक लाइन जरूर मिलेगी। अगर आपको अल्कोहल की हिस्ट्री मिल रही है, नशे की मिल रही है, अगर ये प्लेन है विदाउट ब्लैक लाइन है, तो ये एजिंग प्रोसेस हो सकता है। लेकिन अगर ये बिल्कुल एसोसिएटेड ब्लैक लाइन के साथ मिलेंगे, तो इनमें से जनरली 99% केसेस नशे के होते ही हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि जो पेशेंट है वो बहुत क्रॉनिक अल्कोहल लेता है या फिर क्रॉनिक कोई नशा ले रहा है किसी भी टाइप का। ना, नेल फंगस ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है नेल्स की, और हमारे पास मतलब इतने केसेस हैं कि हर एक पेशेंट, हो सकता है कि हम में से कोई भी ऐसा हो जिसको ये नेल फंगस हो रही हो। इसके सब जो सबसे कॉमन रीजन है वो है, नंबर एक तो माल न्यूट्रिशन, दूसरा है डस्ट का, या ऐसे एरियाज में रहना जहां पर आपको कोई ना कोई फंगस जो है वो कैच कर जाए। जनरली जब तक हम काम करते हैं, मतलब जिस एरियाज में हम लोग काम करते हैं, हम लोग कभी भी ऐसा नहीं रह सकते कि हम लोग हमेशा शॉक्स पहन के रहें या हम विदाउट स्लीपर कहीं जाए। कहीं ना कहीं से आपको इन्फेक्शन कैच कर जाएगी। दूसरी बात ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि सर हमने कभी भी बिना शॉक्स के हम लोग नहीं गए, बिना स्लीपर्स के हम लोग कहीं नहीं गए, हम लोग किसी गंदे एरिया में भी नहीं गए, हमने कहीं खेला भी नहीं कुछ भी, लेकिन उसके बाद भी नेल को ऐसा क्यों हो गया। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितना भी आप इसको ह्यूमन नेचर में रखोगे, मतलब जितने भी आप सॉक्स पहन के रखोगे, जितने भी आप शूज पहन के रखोगे, उन लोगों में कुछ लोगों में टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि ह्यूमन वेदर में फंगस का जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा होता है। और खासकर जब जब उसको एनवायरनमेंट मिल जाए, तो अगर ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है तो फंगस ग्रोथ करेगी। इसके लिए फिर से मैं एक बार दोबारा उसी इमेज पे जाता हूँ कि जब आपने इसको देखा कि जो नेल प्लेट है और उसके नीचे का जो हिस्सा है, जिसको हम नेल मैट्रिक्स से थोड़ा सा आगे, ये जितना भी हिस्सा है, ये सारा पूरा नेल का जो न्यूट्रिशन है वो नेल मैट्रिक्स से जाता है। तो जब भी कभी इसका न्यूट्रिशन खराब होगा, जब भी कभी ऐसा होगा कि इसको पूरी तरह से सप्लाई नहीं मिलेगी, जब भी इसके मिनरल्स कम हो जाएंगे, तो हमेशा नेल की डिजीज आएगी, और नेल जो है वो अंदर ही अंदर ग्रोथ करता चला जाएगा। एक बार अगर फंगस आ जाए तो जनरली सिर्फ मेडिसिन से आप इसको ठीक नहीं कर सकते। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल है। जब भी कभी ऐसा नेल फंगस का पेशेंट आपके पास लेकर के आएगा, तो आपको ये बताना है कि उसको नेल को अच्छे से कट करना है, आगे से बहुत ज्यादा फंगस का ध्यान रखना है कि आगे अंदर ना जाए। दूसरा, मैं अपने पेशेंटों को हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि वीक में कम से कम 1 से 2 बार वो फिटकरी का पानी लें, गर्म पानी लें, और उसमें उसको डिप करके रखें अपने नेल्स को, ताकि जो फंगल है वो अंदर तक ना जा पाए। अगर कोई फंगल बाहर की तरफ आ रही है तो वहीं की वहीं डेड हो जाए। तो ये सबसे बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है मेडिसिन के साथ साथ। अगर इस पे मेडिसिन की बात आएगी तो सबसे अच्छी मेडिसिन जो है वो है कैलकेरिया फॉस, दूसरा है थूजा, तीसरा है ग्रेफाइटिस। ये तीन मेडिसिन सबसे प्राइम है। अगर आप कहोगे कि कैलकेरिया फॉस सर हमने तो कभी सुनी नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार कैलकेरिया फॉस की आप एक्सट्रीमिटीज पढ़ना, उसकी स्किन के बारे में पढ़ना। आपको पता लगेगा कि ऐसे बहुत सारी स्किन की डिजीज है जो सिर्फ कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए ठीक होती है। हमारे यहाँ एक मिथ है कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को या अपने पेशेंट जो बच्चे आते हैं उनको कैलकेरिया फॉस 6 देते हैं दांत निकलने के लिए। ऐसे कितना लोग करते हैं हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं अभी, ऐसा कितने लोग कर रहे हैं। कोई है ऐसा जो कैलकेरिया फॉस 6 दे रहा हो बच्चों को। चलो ये अच्छी बात है, अगर कोई भी नहीं है जो कैलकेरिया फॉस दे रहा है तो ये करना नहीं चाहिए।
होम्योपैथी बच्चों के लिए बहुत फेमस है और कैलकेरिया फॉस के नाम से तो बहुत ही फेमस है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कैलकेरिया फॉस जो है वो कैल्शियम प्रोवाइड नहीं कराती है। अगर कैलकेरिया फॉस जो है वो कैल्शियम प्रोवाइड कराएगी भी तो उसमें कैल्शियम कैसे होगा जब वो 6x में जाएगा या 12x में जाएगा या कुछ और फॉर्म में चला जाएगा। तो जनरली कैलकेरिया फॉस जो मेडिसिन है वो आपके डाइजेशन को ठीक करती है, वो आपकी स्किन को ठीक करती है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, ना कि वो कैल्शियम का कोई सोर्स है। तो इस बात के लिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कैलकुलेट फॉस दें तो उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ें, और कैसे देना है, कहाँ यूज करना है, उसके बारे में भी जरूर पता रखें। ऐसा नहीं है बस आंख नीचे और हमने कैलकुलेट फॉस से देना शुरू कर दिया। जनरली जो इसके और कॉजेज हैं उसमें सोरियासिस, लाइकन प्लेनस या ऐसी डिजीज जो इम्यूनिटी को लो करती हैं, वो हमेशा फंगल इन्फेक्शन को लेकर के आती हैं। अगर आपको कोई भी डिजीज नहीं है, मतलब पेशेंट हमारे पास आया जो कह रहा है सर सर मेरे सिर्फ एक नेल में ऐसा हो गया है और बाकी उसको कोई सिम्टम नहीं है, तो ये इंडिकेट करता है कि उसकी इम्यूनिटी इतनी लो है कि उसको कभी भी कुछ हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि अगर आपको, क्योंकि फंगस अगर नेल तक पहुंच गई है तो इसका मतलब इम्यूनिटी पे कोई ना कोई तो दिक्कत है। एक बार फंगस आ जाती है तो जनरली बिना मैनेजमेंट के पार्ट के ठीक नहीं होती। तो हमेशा मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है वो जरूर ध्यान रखना है ना। ऐसा केस देखा है किसी ने, ये वाले नेल्स देखे हैं? देखिए जब ऐसे केसेस आते हैं तो इसका सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है इंजरीज या नेल का उखड़ जाना। मतलब हमारे पास जब भी कभी पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले ऐसे पेशेंट से पूछते हैं कि अब कभी ऐसा तो नहीं हुआ किसी इंजरी की वजह से आपका जो नाखून है वो उखड़ गया हो। इसको ऑनकाइलोसिस बोलते हैं, जिसके सबसे जो मेन कॉजेज हैं, मतलब आपके अगर कटिंग में भी कोई दिक्कत है और ऐसी ही कोई दिक्कत है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका जो नेल बेड है वो नेल वहां तक रह ही नहीं पा रहा, तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप इस नेल को यहाँ तक कट करो। और जो मैनेजमेंट में अभी मैंने गर्म पानी वाला पार्ट बताया था उसको फॉलो करो। इसके लिए जो सबसे अच्छी मेडिसिन है वो है सिलिशिया, ग्रेफाइटिस और एंटिन क्लोर। ये तीन मेडिसिन इस केसेस के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है। जो ऐसे नाखून है अगर आपको लगता है कि इंजरी की कोई हिस्ट्री नहीं मिली है तो उसको थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकती है, उसको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकती है, उसको केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, उसको कोई इंजरीज हो सकती है। तो इंजरी का पार्ट यहाँ पे सबसे बाद में है लेकिन मैं सबसे पहले लेता हूँ क्योंकि इंजरीज ज्यादातर ऐसे केसेस में मिली जाती है। थायरोटॉक्सिकोसिस के केसेस में भी ऐसा होता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में भी ऐसा होता है। इसीलिए तीन मेडिसिन जो है वो सबसे प्राइम है, सिलिशिया, ग्रेफाइटिस और एंटिन। नेक्स्ट, क्लबिंग सबसे कॉमन है। हम लोगों को पढ़ाते वक्त मुझे लगता है कि क्लबिंग एग्जामिनेशन करना सबसे मेन बताया जाता है। जब भी हम लोग कभी फिजिकल एग्जामिनेशन सीखते हैं तो उसमें क्लबिंग एक बहुत कॉमन पार्ट है। तो जनरली क्लबिंग को देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपके दोनों में ऐसे आप करेंगे, दो फिंगर मतलब जो सिमिलर फिंगर्स हैं, अगर ये इंडेक्स है तो ये भी इंडेक्स, और आप उसको ज्वाइन करेंगे तो इसमें एक गैप आना चाहिए। अगर ये गैप नहीं आ रहा है तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। दूसरा इसका जो टेस्ट है वो ये है कि आप नेल पैड को प्रेस करके देखोगे वो हार्ड होना चाहिए, अगर वो आपको हार्ड नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपको क्लबिंग है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो नेल का डिस्टॉर्शन है वो नहीं हो रहा होता है लेकिन जो नेल बेड है वो खत्म हो गया होता है। इसके सबसे मेन रीजन है वो है कार्डियक और रेस्पिरेटरी। क्लबिंग तो देखी होगी सभी लोगों ने। Yes, sir. क्लबिंग बहुत कॉमन है हमारे यहाँ पे। जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं या क्रॉनिक अल्कोहल के पेशेंट है सब में जनरली मिल जाती है, कार्डियक पेशेंट में मिल जाती है। और जनरली ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर जितनी भी पैथोलॉजी है वो सारी इरिवर्सिबल है। मैंने आप लोगों को एक बात और अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि जब भी आपको कभी रेजेस मिलने लगे और लाइंस मिलने लगे, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि जो लाइंस है वो ब्लैकिश लाइन है, तो ये हमेशा इंडिकेट करती है कि ये कोई ना कोई अल्कोहल का या किसी भी टाइप के किसी नशे का केस है, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो पान हो, किसी भी ना किसी प्रकार के नशे का रूप है। तो हमेशा नेल को एग्जामिनेशन करो, आधे से ज्यादा केस तो यहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। ज्यादातर अगर आपको मेटाबॉलिक चीजें भी पता लग गई तब भी आपको बहुत चीजें पता लग जाएगी। नेल एग्जामिनेशन के लिए हम लोग एनीमिया भी देखते हैं, हम लोग उसके स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं
नेल और टीथ में अगर कोई भी दिक्कत आई तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो शरीर के अंदर मेटाबॉलिक दिक्कतें चल रही हैं। यस, डॉक्टर कहती यस, डायमंड शेप स्पेस विल बी देयर इज नॉर्मल। यस। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको क्लबिंग मिले और आपको ये ब्लैक लाइंस मिल जाए तो बस समझ जाओ कि ये केस जनरली ठीक नहीं होगा, जब तक या तो वो नशा ना छोड़े या फिर उसकी इच्छा ना हो कि मैं ठीक होना चाहता हूँ। एक बार क्लबिंग आ गई जनरली ये रिवर्सिबल नहीं होती। टेनिस नेल, टेनिस नेल का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि जो इसकी टिप्स होती हैं वो ब्राउन कलर की हो जाती हैं। इसके भी इंडिकेशन सेम, क्रोनिक डिजीज जैसे सीआरएफ या डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2, एचआईवी माइट बी नॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल इसलिए हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो नेल है उसकी कोई इंजरी हुई, जैसे हमने पहले वाले केस में डिस्कशन करा, तो वहां पे वो जो नेल है वो प्रॉपर व्हाइट हो गया लेकिन यहाँ पे ये ब्लैकिश हो गया। तो कभी कभी इंजरीज के बाद जब कभी हिमेटोमा बन जाता है उसकी वजह से ये ब्लैक हो जाते हैं। या कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज्यादा ऐसे प्रोफेशन में काम करते हैं जहाँ पे कुछ ब्लैक चीज होती है, उनके ब्लैक भी ऐसे मिल सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसका ट्रीटमेंट ही करो, सबसे पहले इसको समझो कि इसका ट्रीटमेंट जरूरी है या नहीं। अगर लगता है कि कोई डिजीज वाला पर्सन ऐसा लेकर के आ रहा है तो आपको इंडिकेशन होना चाहिए कि ये किस चीज से हो सकता है। पूरा एसेंस जो है, पूरा एसेंस जो है नेल के लिए वो यही है। आज हम स्किन डिजीज के ऊपर बात कर रहे हैं, उसमें सबसे हमारी मेन चीज है नेल। तो नेल का डिस्टॉर्शन अगर एक बार हो गया तो फिर शायद कभी भी एनाटॉमिकली आप ठीक नहीं कर पाएंगे। देखिए, जब भी कभी मैं एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकल बात करता हूँ तो हमेशा ये सिखाता हूँ लोगों को कि कुछ ऐसी डिजीज हैं जो पैथोलॉजी जिनमें पैथोलॉजी चेंज होती है, जिस और कुछ ऐसी हैं जिनमें एनाटॉमी चेंज होती है। तो जो भी मेडिसिन का पार्ट होता है, जहाँ पे भी हम लोग मेडिसिन का पार्ट बोलते हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, जहाँ पे मेडिसिन का काम है वो सिर्फ उतना है कि आपकी फिजियोलॉजी को ऑल्टर करे। लेकिन जहाँ पे एनाटॉमिकल अल्टरेशन आ गई, वो ज्यादातर केसेस सिर्फ सर्जरी से ही ठीक होते हैं, उसका और कोई तरीका नहीं है। या फिर उनको वैसे का वैसे ही छोड़ दें, उसको आगे ना बढ़ने दें। तो गुनिक पाल जी ने पूछा है मुझसे, विदाउट क्लबिंग ओनली ब्लैक लाइंस प्रेजेंट इन नेल्स। यस, गुड। मैं चाह रहा था कोई ऐसा पूछे। देखिए, अगर कोई आपके पास नेल लेकर के आ रहा है और उसमें अगर ब्लैक लाइन आ रही है तो इसका सबसे पहला इंडिकेशन है आपका लीवर। आप उसके लीवर को चेक जरूर करें। ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आए हैं जिनके जो नेल्स हैं वो ब्लैक हो गए हैं, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनको पेट का कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन उनके जो एलएफटी है वो डिरेंज मिलेंगे। अगर कुछ भी नहीं मिलेगा, एलएफटी भी डिरेंज नहीं मिलेगा, तो आपको लीवर की जो स्वेलिंग है अल्ट्रासाउंड में वो सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की जरूर मिल जाएगी। तो अगर आपको क्लबिंग के बिना ब्लैक नेल्स मिल रहे हैं तो इसका सबसे पहला इंडिकेशन जो है वो लीवर से संबंधित है। सो थैंक यू गुनित, अच्छा सवाल पूछा। सो नेक्स्ट वन इज व्यूज लाइन। ये इंडिकेशन है अक्रॉस द नेल। जैसा मैंने आपको एक सेंट्रल कैनाल के बारे में बताया था, तो वो थी वर्टिकल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइंस। इनके जो बेसिक इंडिकेशंस हैं वो है हाइपोटेंशन, अगेन मालन्यूट्रिशन एंड पोस्ट सर्जिकल। कुछ चोट लगी हो उसकी वजह से कोई सर्जरी हो तब भी ऐसे मार्क आ सकते हैं, और हाइपोटेंशन में भी ऐसा हो सकता है। तो जनरली ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जनरली सेंटर में होती है। नीज लाइन, ये भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है लेकिन ये मल्टीपल लाइन है और ये व्हाइट कलर की लाइन है, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जनरली इंजरीज या पोस्ट सर्जिकल जनरली नहीं आता, लेकिन फिर भी ये जो इंडिकेशन है, जैसे मैंने अभी आपको गुरनीत को बता रहा था कि मैं अगर वर्टिकल लाइन आई, ब्लैक आई, ये लीवर से संबंधित है। अगर हॉरिजॉन्टल आ रही है तो ये जनरली किडनी से संबंधित है। बहुत सारे लोग पहले के जो प्रैक्टिशनर थे वो नेल और टंग को देख करके डायग्नोसिस बना करते थे जब हमारे पास इन्वेस्टिगेशन टूल नहीं होती थी। लेकिन सिम्टम वही जब भी आते थे, मतलब जब भी ये लाइन्स आती थी और आज भी ये लाइन्स आती हैं, तो बेशक इन्वेस्टिगेशन कभी बदल जाएंगी लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं और ये जो साइंस हैं ये कभी नहीं बदलेंगे। और ये पेशेंट जनरली आपको कभी भी नहीं बताएगा कि मेरे उस पे लाइन है। मतलब हमारे पास बहुत कम पेशेंट आते हैं जो ये प्राइमरी सिम्टम लेकर के आते हैं कि जी डॉक्टर साहब मेरे नेल पे लाइन है। जनरली हमारे पास कोई ना कोई और इलनेस लेकर के आता है जिसकी वजह से हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में पता लगता है कि हाँ ये लाइंस भी हैं। तो इसीलिए फिजिकल एग्जामिनेशन का अपना एक रोल है। पैरल में क्या है ये तो सभी ने इसके बारे में देखा होगा। इसकी हमारे यहाँ होम्योपैथी में एक सबसे फेमस मेडिसिन है मैग्नेटिस ऑस्ट्रिकर और एमपीए करके। मतलब मैंने इसको बहुत यूज करके देखा लेकिन मुझे कोई इसके इम्पैक्ट नजर नहीं आए कभी भी। और मैंने सोचा कि हो सकता है कंपनी दिक्कत कर रही हो, तो मैंने कंपनी भी चेंज करके देखी।
लेकिन इसके जनरली कोई इम्पैक्ट नहीं आए। जनरली जब भी मेरे पास ऐसे केस आए हैं तो हमेशा या तो रिकरेंसी के लेकर के आए हैं कि हमेशा हमने ऑपरेशन भी करा लिया, हमने उसका काफी ट्रीटमेंट भी कर लिया, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए जो मुझे सबसे बेस्ट मेडिसिन लगी है वो है सिलीशिया, वो भी हायर पोटेंसीज में ये बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा है कार्बो एनिमलिस, तीसरा है हिपर्सन, और जब पेन बहुत ज्यादा होता है तो अगेन हाइपेरिकम इज वन ऑफ द ग्रेट मेडिसिन। तो जो सबसे बेस्ट मेडिसिन मुझे लगी है वो सिलिशिया लगी है। जनरली मैंने 50 एम पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे, हम 50 एम पे जाते हैं। देखो तेरे को आज ही उससे बात कर लेनी थी इस चीज के लिए, मैं इस पे तो नहीं हो पाएगा। ये मेरा सॉरी, सीधा पन है ना, मैं हाँ सॉरी, सिलिशा मैंने बताया कि 50 एम मेरे लिए सबसे अच्छा काम करी है, जिसकी वजह से उसकी रिकवेंसी कम हो गई, उसकी जो हीलिंग है वो पावर अच्छी बढ़ गई। और दूसरी बात ये कि जब भी कभी पेन हो तो हाइपरिकम आप यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा पेशेंट आ रहा है जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन लेकर के आ रहा है तो वहाँ पे कार्बो एनिमलिस भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। ये सबसे कॉमन चीज है जिसके लिए होम्योपैथी में लोग नेल्स को लेकर के आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास बहुत सारा, हमने बहुत सारा इलाज करा दिया, इसमें दर्द नहीं जा रहा, ये नाखून बार बार बढ़ता है। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो नेल है उसकी जो डायरेक्शन है ग्रोथ की वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्किन में इन्वेड हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये सबसे कॉमन चीज है। तो ये तीन चार मेडिसिन है जो मैंने बताई, इस ग्रेड की सबसे अच्छी मेडिसिन है। नाउ अगेन, नेल फंगल के बारे में मैंने अभी बताया। जब मैंने इसकी स्टडी कर रहा था तो हमें पता लगा कि लगभग 10 मिलियन केसेस पर ईयर सिर्फ इंडिया के अंदर अभी इस समय नोटेड है। और जनरली हमारे पास पेशेंट जो है फंगल के लिए जनरली नहीं आते हैं, या तो वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं या फिर हमारे पास किसी कोई और बीमारी लेकर के आ रहे होते हैं, और हम फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान ये पता लगाते हैं कि हाँ इनको नेल है या इनके नेल में कोई दिक्कत है। ये फंगल नेल के लिए मैंने एक अलग है, मतलब कैंडिडा जो है सबसे मेन सोर्स है फंगल इन्फेक्शन का नेल्स में ना। ये मेरी तरफ से था। तो डॉक्टर शिल्पी, जो भी आपका पार्ट रह गया है वो प्लीज आप बताएं। Yeah, thank you, Dr. डॉक्टर Deepak, श्वेता ने, for हाँ जी such enlightening session. There are few messages, पहले मैं वो read out कर दूं जी कि अगर किसी का कुछ है. Dr. Shweta said that Myristica 3x also works very well, maybe in the ingrowing toenail. And बहुत अच्छे, मैंने यूज नहीं की। मैंने मिलिस्टिका 200 में यूज करके देखता हूँ, लेकिन कुछ केसेस में मैंने नेल्स में नहीं यूज करी है। थैंक यू डॉक्टर श्वेता। fine. So, anyone else having any other doubt? किसी को कोई doubt, कोई question पूछने हो डॉक्टर दीपक से या मेरे से या किसी से भी, they can please put in the chat box या फिर अपना mic on करके पूछ सकते हैं. See, as you all know, it's a interactive session. इस session का मतलब ये नहीं है कि हम लोग आकर के आपको बस lecture दें. We want it to be more interactive so that हमें भी पता चले कि हम और किस तरीके से अपने आप को improve कर सकते हैं. Is there anyone having any doubt? आप लोग के पास कोई फंगल या कोई भी नेल रिलेटेड केसेस हो, आप वो केसेस हमें दिखा सकते हैं so that we can have a little discussion on those cases. Okay, fine. नहीं, Dr. Deepak, I'll share my screen. जी जी जी, मैं इसको ऑफ कर दूं। यस प्लीज। थैंक यू एवरीवन। So this is one small case. I would like you all to make some rubrics, repertorize it, and tell me what medication can we think of. The case is of a lady who is of age 42 years with eruptions around nails and skin. And the nail surrounding the nail, the skin which is there, that is usually always dry and cracked. The other symptom apart from the skin or the apart from nail was that during her periods, there was swelling of feet and cheeks. And there was tendency of constipation before and during periods. So can you all please think of what all rubrics we will think and how we can repertorize it and what will be the medication.
सब लोग बोलिए, ये मत सोचे कि गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा तब भी तो हम लोग करेक्ट करेंगे ना। और हो प्लीज सकता है कि पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, हो सकता है कि हम लोग गलत हों, आप लोग को सही बता दो। हो सकता है जो मेडिसिन हमने निकाली, जो रेपर्टाइज हाँ, वो हमने गलत किया, है। हो सकता है वो रूब्रिक्स गलत हो और हम अपने आप को कुछ इम्प्रोवाइज कर सके। Okay, one Skin rubric told is eruption around. aggravation menses during menses aggravation. Okay, but aggravation of what? थोड़ा और स्पेसिफिक करना पड़ेगा। ड्यूरिंग मेंसेस एग्रीवेशन, एग्रीवेशन ऑफ व्हाट? नेल्स का कोई इन्फेक्शन मेंसेस के टाइम पे एग्रीवेट नहीं हो रहा है, दैट इज समथिंग विच इज ऑलवेज देयर। ग्रेफाइटिस सोराइनम। ओके, बट मेडिसिन पे जाने से पहले आई वुड लाइक आप मुझे बताओ कि रूब्रिक्स क्या आप लोगों ने सेलेक्ट किए। Ma'am, skin eruption, nails around. Okay, eruptions, nails around. Fine. Eruptions, nails around. Okay. This is first one. Ma'am, Face, cheeks swelling, and locomotor system, feet swelling during this thing. So locomotor, feet swelling, menses before. Okay. Any third rubric? ma'am, same for cheeks, face, swelling, cheeks during menses. Yes. Swelling, cheeks, menses during. Okay. Any other rubric? Bowel constipation. Skin dry and cracked around nails. Thin, dry, cracked, nails around. Okay. And fifth one? Constipation. Yes, constipation, menses before and menses during. Okay. So can you all think of like what is the medicine after repertorization? Yeah, the medicine was actually told by someone in the chat box. Graphitis, correct. The medicine coming in all of these rubrics and which is coming as a very first grade medicine here is graphitis. Hello, ma'am. Yes. While repertorizing, I did not take a rubric of constipation because as I have seen in my practice and in general that constipation is a general symptom during and before the periods. Yeah. So I did not take a rubric for the constipation before periods. Okay, fine. So if you rule that out and consider the other four, तब आपके कौन सा medicine आ रही है? तभी graphitis आया and then soranum popped up. Yes, correct. So the main medicine that we will take is graphitis. We can rule out that constipation rubric because that usually can be considered as a general symptom for the female. Majority of the female present with this, that they have some kind of constipation before periods and they have some kind of loose bowels during the first 2 or 3 days of the periods. That is a very common symptom which is shown by the female. So that can be ruled out, that can be omitted, not to be considered as a major rubric. Fine. So this is how this case could be solved. Now I would like if there is any other doubts, any other queries anyone is having.
डॉक्टर शिल्पी, हाँ जी। एक जो सबसे मेन चीज आई अभी ध्यान में, वो मुझे गुरमीत ने ध्यान में लाई चैट पे। हम्म। तो नेल बाइटिंग एक सबसे मेन फैक्टर है करेक्ट। इन्फेक्शंस का, और हम्म। ऐसी बहुत सारी बीमारियों का जो हम नेल को अपने आप देते हैं। मतलब हम्म। एक तो बीमारी है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से आ रही है, कोई इंजरी की वजह से आ गई, कोई स्किन की बीमारी उससे आ गई। लेकिन एक बीमारी है जो हम खुद उसको देते हैं, वो भी एक टाइप की फंगल इन्फेक्शन है। जनरली होता क्या है कि जब हम लोग टीथ इसको टच करते हैं और हम लोग नेल बाइटिंग करते हैं, तो उसके दौरान होता क्या है कि हम कभी कभी एंजाइटी में ये भूल जाते हैं कि कितना नेल बाइटिंग करना है। नेल बाइटिंग करना एक हैबिचुअल प्रोसेस है। कभी कभी हम एंजाइटी में हमारे जो हैंड है, अगर वो कितना भी हाइजीनिक मेंटेन करते हो, लेकिन कभी कभी हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें ये देखना होता है कि कैसे लोग कितना हमें नेल बाइटिंग करनी है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो बिल्कुल एकदम नेल बेड को भी खत्म करके आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो आसपास की जो स्किन है उसको भी वो चाटने लगते हैं, और हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये आदत हमसे छूटती नहीं। तो मैं हमेशा उन लोगों को कहता हूँ कि ये आदत इसलिए नहीं छूट रही है क्योंकि आपको उससे कहीं ना कहीं कोई आराम मिल रहा है। आपको नेल बाइटिंग से कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं अपने जो भी स्ट्रेस है या जो भी मेरी एंजाइटी है, मैं उसको ओवरकम कर पा रहा हूँ, या उसको थोड़ा सा हैंडल कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें जब भी कभी ऐसे ट्रीटमेंट को देना है, तो हमेशा जो ऐसी मेडिसिन आती हैं वो ज्यादातर ऐसे ग्रुप से आती हैं जो थोड़ा सा अनटच्ड है। अगर आप लोगों को मैं इस ग्रुप के बारे में बताऊं, तो उसमें सबसे पहले ग्रुप आते हैं सबसे, जिसमें होता है मैग्नीशियम ग्रुप, जो है बहुत प्राइम है। इसके अलावा सिना सिना हम लोग सब मेडिसिन जानते ही हैं। सल्फर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब भी कभी नेल बाइटिंग के केसेस आए आपके पास, तो आप उनके मेंटल पिक्चर जो है मैग्नीशियम ग्रुप से जरूर मैच करें। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ डॉक्टर शिल्पी, ये स्लाइड ऑफ शेयरिंग ऑफ कर दूँ आपका? हाँ जी। ओके, थैंक यू। मेरे पास एक केस आया है आज ही, और क्योंकि मैंने आप लोगों को नेल पढ़ा दिया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्या चीज है। अगर आप लोग बताएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Sir, chilblains, sort of. गुड, गुड। और चिलब्लेन सर। हाँ, बिल्कुल ठीक। और कोई बताना चाहते हैं? ये मेरे पास आज ही ओपीडी में केस आया, बाई चांस आज ही हमें नेल पढ़ाना था। तो जब ये मेरे पास आया, तो जैसे ही उसने मुझे दिखाया कि डॉक्टर साहब देखो मेरा पैर सूज गया, तो मुझे भी सबसे पहले डायग्नोसिस यही बनी कि यार ये चिल्बलेंस है। तो मैंने कहा हुआ क्या मैम? कह रही कि सर पता नहीं, वो बेड से रखा था, वो मेरे पैर पे गिर गया, वो पूरे पूरे पैर को इंजर्ड कर गया। तब मुझे याद आया कि मैंने कहा यार हमें बहुत बारीकी से देखना चाहिए था कि जहां जहां पे Injury. बैट गिरा वहां वहां पे तो स्वेलिंग आई, लेकिन जो बीच की फिंगर है, मतलब जो थर्ड वाली है, उसमें कोई स्वेलिंग नहीं थी। अगर चिल्ड्रेंस होता तो सारे के सारे स्वेल्ड होते। तो हमें कभी कभी मिस डायग्नोसिस से बचना चाहिए, इसलिए हिस्ट्री ले लेनी चाहिए। फिर मैंने इनका दूसरा पैर देखा जो बिल्कुल नॉर्मल था। तो आज ही सुबह आया, तो सर्दी का मौसम है, यहाँ दिल्ली में तो बहुत ज्यादा सर्दी हुई पड़ी है, तो हमने भी सबसे पहले ये सोचा कि चिल्बलेंस है, लेकिन ये चिल्बलेंस नहीं है। ये एक इंजरी का पैटर्न है। इनको जो इंजरी है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो इनकी जो सेकंड वाली जो फिंगर है, वो इतना ज्यादा स्वेल्ड हो गई है, वो इनके सिर्फ जो पहनते हैं लेडीज ना, उसकी वजह से है। ये चिल्बलेंस नहीं है, ये सिर्फ एक इंजरी का मार्क है, और इनको कभी चिल्बलेंस रहा भी नहीं। तो हमेशा मिस डायग्नोसिस से बचना चाहिए। अभी जैसे डॉक्टर सान्या ने शेयर किया है, ये एक इंजर्ड नेल है जिसमें फिंगर नेल्स है, वो फंगस आ गई है। और ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो कोई हेमेटोमा बना होगा, या कोई फंगस है जो बहुत डीप है, कई साल पुरानी हो गई होगी। और व्हाट्सएप पे ये अच्छा लगा मुझे आज के, काफी लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये भी प्योरली फंगल नेल है, जो मैंने अभी एक नेल का एक टाइप बताया था, जो कभी इनके इस नेल में कोई इंजरी रही होगी जिसकी वजह से ऐसा हो गया। और जहां तक मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात है, तो वो आप एक बार जरूर पता कर लें। अब नेल्स के लिए अगर मैनेजमेंट की बात है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो हम फिटकरी यूज करते हैं, ये भी एक नेल्स आए हैं। ये जनरली ऐसी कोई डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से इनका सारा नेल जो है डिस्टॉर्ट हो गया है। और ये भी शो कर रहा है कि जो ये ब्लैक लाइन है, ये थोड़ा सा बैड साइंस है। आप इनकी मुझे लगता है अच्छे से एक बार थायराइड और लीवर की जांच जरूर करा लो। साथ में विटामिन B12 और D3 की जांचें भी जरूरी है।
होम्योपैथी इसके लिए बहुत बढ़िया है, इसको यहीं की यहीं प्रोसेस को रोक सकती हैं। अगर आप इसकी मेडिसिन की बात करेंगे तो कैलकेरिया ग्रुप पर जा सकते हैं, थूजा, सिलिशिया और ग्रेफाइटिस जो सबसे कॉमन मेडिसिन है। पेट्रोलियम भी एक अच्छी मेडिसिन है जो यहाँ पे यूज हो सकती है। तो ये केस जिसने भी शेयर किया है मैं देखता हूँ, अमोद पांडे जी ने। तो सर आप इनका एक बार थायराइड का, लीवर जरूर जांच करा लो, ये बहुत जरूरी है। तो ये छोटा सा और इनपुट था मेरी तरफ से। Thank you, Dr. Deepak. Thank you everyone for joining today. And we are happy that today many people were little interactive, and we wish the same for the coming sessions. There are 2 more sessions left for our skin course. After that, we'll be coming up with new courses for which the information will be shared soon to everyone. Those who have Thank you. been, yes. Thank you, Dr. Sharma, and thank you, Dr. Shilpi. It was a wonderful session. So next time, maybe I will join for the next course coming up. थैंक यू डॉक्टर बोरो। आप कहाँ से हैं मैम? I am from Pune. ओके ओके ग्रेट, थैंक यू मैम। Sir, Thank can I discuss that case with you on the WhatsApp group? Yes, can I sure. send you? प्लीज Sure, प्लीज sure. Okay, thank you, sir. आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। Okay, sir, I'll actually take the case properly and send it on the WhatsApp group. Then we can ओके from there. Okay. ग्रेट, Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू Thank you, everyone. Hanji. Thank you very much, you, and good Shilpi. evening to you, both of you. Thank you, Dr. Sharma and Dr. Arora. Thank you. Thank you, Thank ma'am and sir. Thank you, ma'am, and thank you, sir. थैंक यू। मीटिंग एंड करें डॉक्टर शिल्पी? Hanji. ओके थैंक यू, सभी लोगों को नमस्कार। Namaste.